Hello everyone. In the previous lecture we have discussed the concept of the power cable, in which we have discussed what are the parts of the cable, that means serving, arming, bedding and sheath, insulator and conductors. Then we have discussed type of cables, that means 3 core cable, 6 core cable and 3 phase cable. Then we have discussed parameter of the cable, that is resistance of the cable, capacitance of the cable. Then we have calculated dielectric power loss and power factor of the cable. Then we have find the what are the methods to find the sheath capacitance and interface capacitance. Okay, now we shall move on next topic, that means electrical field stress या voltage gradient in cable. ओके, तो voltage gradient in cable ये अब क्या होता है ये आप समझेंगे हम. तो दिस इज रिप्रेजेंट ए केबल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन भी हम देख रहे हैं ऊपर से. ओके, तो दिस रिप्रेजेंट द कंडक्टर जिसका रेडियस आर है. फिर आपका ये इंसुलेशन पार्ट है, यहाँ से लेके रेडियस आर से लेके कैपिटल आर तक ये आपका इंसुलेशन पार्ट है. और फाइनली आपका ये शीथ है और ऊपर आपका सर्विंग पार्ट है. ठीक है, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो अगर हमने अभी पिछले टाइम पे डिस्कस किया कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या आती है, इक्वल टू Q/2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एक्स. ठीक है, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल टू Q/2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू ln r बाई आर. वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक. ओके, तो यहाँ से हम Q/2 पाई एप्सिलॉन आर को सेपरेट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा V ln r बाई आर. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू इक्वेशन फर्स्ट. E बराबर क्या होगा V/x ln r बाई आर. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई क्या V/x ln r बाई आर. x आपका वेरिएबल है. ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू r यानी x की वैल्यू अगर हम रेडियस कंडक्टर के रेडियस के इक्वल रखें, ठीक है, तो ये क्या होगा यानी x आपका स्मॉल वैल्यू है. ये x आपका कहाँ से वहाँ कहाँ तक वेरी करेगा, स्मॉल r से लेके कैपिटल r तक. तो अगर हमने केस फर्स्ट लिया x इक्वल टू r, दैट मीन्स इट इज ए स्मॉल वैल्यू विच इज इंक्लोजेज ए कंडक्टर पार्ट रेडियस ऑफ द कंडक्टर. तो स्मॉल पार्ट से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू r रख के, तो ये वैल्यू क्या होगा हैवी आएगा यानी ज़्यादा आएगा, मोर. तो डैट मीन्स E1 इक्वल टू V/r ln r बाई आर. ये वैल्यू स्मॉल है तो ओवरऑल क्या होगा E1 E मैक्स होगा. ठीक है, तो अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें, अगर सेंटर ऑफ द कोर देखें तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, आपके कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है. एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर दैट मीन्स x इक्वल टू r पॉइंट आपका E मैक्स आपका मैक्सिमम है, E1 पॉइंट आपका मैक्सिमम है. व्हेन वी शैल मूव फॉरवर्ड x इक्वल टू r रेडियस. ठीक है, दैट मीन्स s इक्वल टू r रेडियस, तो यानी आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द इंसुलेशन. तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू r पे यानी सरफेस ऑफ द इंसुलेशन की बात करें. ठीक है, यानी यहाँ की हम बात करें. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, r वैल्यू आपका इस बिग है तो ओवरऑल E2 क्या आएगा E मिनिमम होगा. तो ये आपका E से लेके E मिनिमम तक होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा इसमें, तो द इंसुलेशन लेयर वेरी नियरर टू कंडक्टर सरफेस एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि जो कि कंडक्टर का जो सरफेस है यहाँ पे आपका मैक्सिमम सरफेस शो कर रहा है. ठीक है, कंडक्टर का जो सरफेस है यहाँ पे आप मैक्सिमम स्ट्रेस देख रहे हैं. ठीक है, कंपेयर टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंसुलेशन. फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द केबल हायर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल इज मोर देन द ई मैक्स. ठीक है, अगर आपको सेफ ऑपरेशन ऑफ द पावर केबल करना है तो ये जो इंसुलेशन का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इस इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इंटेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और फॉल्ट हो जाएगा केबल के अंदर ही. ठीक है,
तो इस इंसुलेशन का जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो इस ई मैक्सिमम कंडीशन से ज़्यादा होना चाहिए फॉर सेफर ऑफ द केबल। तो लेकिन क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पावर केबल की कॉस्टिंग बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो उसमें आपका पावर केबल की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, potential gradient will occur. That means there is a potential gradient will occur which cause increases in leakage current, जिसकी वजह से क्या होगा, लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होगा और जिससे आपका हाई इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक लॉस होगा, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा। विच काजेज ओवर हीटिंग, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, केबल हीट होगा एंड फाइनली डैमेज द केबल, और उसकी वजह से क्या होगा, डैमेज केबल हो जाएगा। ठीक, नाउ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए अकर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। लीकेज करंट फ्लो होने की वजह से डाई इलेक्ट्रिक लॉस होगा, और जो कि मैक्सिमम होगा उसकी वजह से लॉस होने की वजह से हीटिंग होगी, और हीटिंग होने की वजह से केबल आपका डैमेज हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक मेथड टू ऑफ सेफ ऑपरेशन ऑफ द केबल। अगर हमें कुछ मेथड्स यूज करके सेफ ऑपरेशन हमें यूज करना है केबल को, वो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड हम यूज करते हैं। पहला है आपका मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ द केबल। केबल की साइज कितना कम से कम रखें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस आपका ज़्यादा यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो हमने देखा कि एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर E1 इक्वल टू ई मैक्स क्या था, V बाई आर ln R बाई आर। ठीक है, टू रिड्यूस ई मैक्स, अगर इसको हमें कम करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो R बाई ln R बाई आर इक्वल टू 0 इस डिनोमिनेटर पार्ट को। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलस में देखेंगे अगर किसी क्वांटिटी को हम अगर मैक्सिमम या मिनिमम देखना है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, विद द वेरिएबल। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो R बाई आर इक्वल टू ई आता है, एक्सपोनेंशियल ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, यानी एट R बाई आर इक्वल टू ए ई रहे। ठीक है, यानी जो इंसुलेशन का जो थिकनेस है यानी कैपिटल आर और जो सरफेस का कंडक्टर आर है, उन दोनों का रेशियो अगर इस वैल्यू के बराबर होता है तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले में R बाई आर की वैल्यू ई पुट कर दीजिए, क्योंकि R बाई आर की वैल्यू ई पुट किया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, V बाई आर ln ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई मैक्स क्या होगा, V बाई आर। ठीक है, तो ये होगा E3, जिसको हम E3 नाम दिए। तो इस E3 के वैल्यू लेस देन ई मैक्स आया। ठीक है, तो यानी सपोज दैट E1 मैक्स अब यहाँ पे था, अगर हम R बाई आर इक्वल टू ई, अगर हम इस थिकनेस का अगर हम रेशियो को मेंटेन करके अगर हम इकोनॉमिक साइज ऑफ द केबल मेंटेन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस आपका यहाँ से घट के एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर E1 से घट के E3 पे हो जाता है। तो यानी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस कम हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया, तो वोल्टेज ग्रेडियंट भी घट हो गया। वोल्टेज ग्रेडियंट घट गया तो यानी लीकेज करंट घट गया, लीकेज करंट घट गया तो यानी डाइलेक्ट्रिक लॉस घट गया, डाइलेक्ट्रिक लॉस घट गया तो हीटिंग घट गया, हीटिंग घट गया, हीटिंग डिक्रीज हुआ तो दैट मीन्स डैमेजिंग ऑफ द केबल आपका डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स सेफ केबल हो गया। ठीक है, और टोटल थिकनेस ऑफ द केबल क्या होगा, R माइनस आर, तो ये R की वैल्यू पर क्या होगा 2.71 इंटू आर, क्योंकि R बाई आर इक्वल टू क्या है ई, तो R कैपिटल R इक्वल टू दिस। तो थिकनेस आपका ये हो गया, तो थिकनेस आपका डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज, हीट डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ केबल डिक्रीज। ओके, तो दिस मेथड इज यूज अप टू 11 kV बट बियॉन्ड 11 kV फॉर मेंटेनिंग द सेम थिकनेस रिक्वायर हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द केबल। तो ये जो अभी हमने ऊपर मेथड देखा ये हम 11 kV तक यूज करते हैं। अगर 11 kV से ऊपर यूज करना है तो इसके क्या क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जिससे आपका केबल ऑफ द कॉस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेथड है आपका ग्रेडिंग ऑफ द केबल। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ द केबल क्या होता है, द मेथड ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस थ्रू आउट द इंसुलेशन ऑफ द केबल इज ग्रेडिंग ऑफ द केबल। दैट मीन्स जब हमने अभी देखा अब इसके ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, इसका मतलब है
अभी हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट इकोनॉमी साइज ऑफ द केबल, यानी इस रेशियो को अगर मेंटेन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ E1 से E3 शिफ्ट हो गया, तो ओवरऑल घट गया, ठीक है। और यहाँ अब यानी इंसुलेशन लेयर हम कितना यूज कर रहे हैं, E3 से लेके, यानी इतना ही हम इंसुलेशन यूज कर रहे हैं। आज प्रीवियस हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंसुलेशन यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है ग्रेडिंग ऑफ द केबल, यानी इस E1 से लेके E2 के बीच में जो इंसुलेशन यूज कर रहे हैं उसका ग्रेडिंग इस प्रकार करते हैं कि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहे E1 से लेके E2 तक, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ इस तरह डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना होके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस आपका E1 से लेके सरफेस ऑफ द कंडक्टर से लेके सरफेस ऑफ द शीट तक क्या रहे, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे रहे, यानी सेम मैक्सिमम स्ट्रेस पे रहे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग ऑफ द केबल। इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट वन इज कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, दूसरा है आपका इंटरशीथ ग्रेडिंग, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या होता है, इन दिस मेथड डिफरेंट इंसुलेटर लेयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द शीट आर यूज्ड, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली ये देखिए, पहले हमने क्या किया था, ये आपका रेड वाला आपका कंडक्टर है और ये आउटर वाला आपका शीट था, इसमें हमने एक इंसुलेशन यूज किया था, इंसुलेटर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में यानी कैपेसिटर ग्रेडिंग में हमने क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स यूज करेंगे, यानी डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। यानी 1 इंसुलेटर, 2 इंसुलेटर, 3 इंसुलेटर, 3 इंसुलेटर यूज करेंगे। और इस तरह करने से आपका क्या होता है, इसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है, लेकिन ये इतना रेंज नहीं बढ़ पाता क्योंकि दिस टाइप ऑफ केबल यूज अप टू 33 kV, बट बियॉन्ड 33 kV मोर इंसुलेटिंग मटेरियल और दिस डिफिकल्ट द कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स वाई इट इज यूज अप टू 33 kV, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है Q/2 पाई एप्सिलॉन R इंटू एक्स। E1 की वैल्यू यानी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर E1 Q/2 पाई एप्सिलॉन R इंटू R। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिए, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर यूज़ किया, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन यूज़ किया, 1 इंसुलेशन, 2 इंसुलेशन, 3 इंसुलेशन। और ये इंसुलेशन क्या है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से हम जो वेरिएबल पार्ट है x इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे E1 देखा तो R इंटू एप्सिलॉन R, यानी इस डिफरेंट जो हमने मटेरियल यूज़ किया है तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। वो हम कांस्टेंट किस प्रकार करेंगे, यानी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के लिए क्या करेंगे, R x इंटू एप्सिलॉन R, इसके लिए x इंटू एप्सिलॉन R, इसके लिए x इंटू एप्सिलॉन R, तीनों के वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका यहाँ से कंडक्टर से लेके शीट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा वो इक्वल वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज नो इंक्रीज इन चार्जिंग करेंट, ठीक। तो सपोज दैट अगर हम इस लेयर 2 की बात करें, E2 क्या होगा, Q/2 पाई एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R, ठीक है, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं। अगर हम शीट की बात करें, ये E2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट पे, यानी R, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेयर की बात करें तो इसके लिए क्या होगा, अगर इसका कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R, इसके PVC यानी नेक्स्ट इंसुलेशन क्या है, PVC, नेक्स्ट है क्रॉस पॉलीइथाइलिन, नेक्स्ट है क्या है रबर। तो सबके लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, तो इसके लिए अलग अलग रिलेटिव परमिटिव मटेरियल हैं। तो इसका रेडियस और दिस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट कैसे करेंगे, सपोज दैट x इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे क्या है, x हमारे पास x वेरिएबल है, एप्सिलॉन R वेरिएबल है और x इंटू R का प्रोडक्ट है। तो सपोज दैट x इंटू 1 यानी रेडियस 1 पे, यानी ये रेडियस 1 पे अगर हम PVC के वैल्यू सपोज दैट 10 रखते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 10, ये कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट लेयर अगर हम R2 वाले लेयर की पे जाएँ तो x इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि रेडियस आपका 1 सपोज दैट ये आपका गैप आपका सबके बीच में 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का है। तो x इक्वल टू 2 हो गया और एक्सियल क्रॉस पॉलीइथाइलिन का डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैल्यू क्या है, 5, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 10, यानी कि फिर कांस्टेंट आपका बराबर हो गया।
सपोज द थर्ड लेयर क्या हो गया, इसका वैल्यू 4 हो गया, और इस प्रकार इसका रबड़ का सपोज दैट हमने 2.5 लिया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 10 हो गया। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। तो आपका जो ई जो वैल्यू था, ठीक है, क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, इस ये वेरिएबल था तो इसको हमने कांस्टेंट बना दिया। तो ओवरऑल ई क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया। तो फिक्स होने की वजह से क्या होगा, पहले इन द प्रीवियस सन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ इस प्रकार आ रहा था। इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम आइडियल की बात करें तो E1 से लेके इस C तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रेड लाइन शो करेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस की बात करें तो ये थोड़ा सा घटेगा, लेकिन फिर आपने दूसरा इंसुलेशन यूज किया तो फिर आपका ये मैक्सिमम होगा, फिर आपका डिक्रीज, फिर ये डिक्रीज, फिर डिक्रीज। तो एज द प्रीवियस जो आपका डिक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक डे हो रहा था, तो आपका इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कम डिक्रीज हुआ, यानी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन इट एक्ट एज ए कांस्टेंट वैल्यू, जिससे कि आपका लीकेज करंट आपका कम हो गया, जिससे कि हीटिंग कम होगा, लॉसेस कम होगा, सेव, और आपका केबल सेव होगा। ठीक है, तो अगर हम विदाउट ग्रेडिंग अगर यूज करते हैं तो V इक्वल टू आर ई मैक्स एल एन आर बाई आर, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। अगर विथ कैपेसिटर ग्रेडिंग यूज करें तो ई मैक्स इधर कर दीजिए, आर एल एन आर को एक साथ कॉमन कर दीजिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर आप यूज किए हैं तो आर एल एन आर वन बाई आर प्लस आर वन एल एन आर टू बाई आर, ये आपका डिफरेंट लेयर के लिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो V आपका यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, RMS वैल्यू क्या होगा, V बाई रूट टू वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे E मैक्स इज इक्वल इन ऑल इंसुलेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, तो आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू आर वन एप्सिलॉन आर टू इक्वल टू आर टू एप्सिलॉन आर थ्री, ये आपका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। इस केस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर यूज किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल यूज किया। ठीक है, तो लेकिन आपका डिस्टेंस एज ए पर्टिकुलर, आफ्टर पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इन सब का प्रोडक्ट हमने क्या कर रखा, कांस्टेंट रखा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट है टॉपिक आपका दूसरा, इसका पार्ट है ग्रेडिंग ऑफ द केबल में इंटरशीथ ग्रेडिंग। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग सम इलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज। ठीक है, तो इंटरशीथ ग्रेडिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, आप अभी इसके पहले हमने देखा कि यहाँ पे इंसुलेटर 1, इंसुलेटर 2, इंसुलेटर 3, ठीक है, और इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट इस प्रकार रखा कि तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। लेकिन इस वाले केस में इंटरशीथ ग्रेडिंग क्या करते हैं कि सेम मटेरियल यूज करते हैं। अगर ये रबड़ है तो यहाँ भी रबड़ होगा, यहाँ भी रबड़ होगा, अगर यहाँ पीवीसी, यहाँ भी पीवीसी, यहाँ भी पीवीसी। ठीक है, तो ये होगा, और बाकी ये जो आपके लेयर्स हैं, ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इसको बूस्ट कर देते हैं, यानी इस यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हम स्टेप अप कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एज द प्रीवियस वन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिक्रीज हो रहा था, फिर एट ए सर्टेन लेयर के बाद, यानी सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस में मैक्सिमम ई है। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, लेकिन फिर यहाँ पे आपका क्या है, स्टेप अप वोल्टेज है, यानी V1 वोल्टेज पे बढ़ा देगा, तो ये आपका डिक्रीज हुआ तो फिर ये V1 वोल्टेज ई मैक्स पे आ जाएगा, फिर यहाँ से इस लेयर पे जाएगा तो आपका डिक्रीज होते जाएगा, फिर जब वहाँ पे ये लेयर पहुँचेगा तो आपका फिर V2 वोल्टेज से स्टेप अप हो जाएगा, फिर आपका जब ये लास्ट वाला लेयर आएगा तो फिर आपका डिक्रीज होते होते लास्ट में V3 लेयर से आपका स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपका क्या होता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस आपका मेंटेन करते हैं बट बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर। ओके, और इस केस में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और दिस इज यूज अप टू 33 kV। अगर आपने सेम डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है तो इट इज यूज अप टू 33 kV। अगर इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह अगर हम गैस या लिक्विड्स, ठीक है, गैस और लिक्विड्स अगर यूज करें, इट इज यूज अप टू 132 kV तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ द एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरशीथ ग्रेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्डिंग ऑफ द केबल। बॉन्डिंग ऑफ द केबल्स मीन्स क्या होता है, तो सपोज दैट ये आपका 3 कोर केबल है। ठीक है, सपोज इसमें आर फेज ये करंट फ्लो हो रही है और बीच में आपका इंसुलेटर है। ठीक है, और यहाँ पे वाई फेज करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एयर है, और इस आर फेज के लिए ये आपका सीथ है, इसके लिए आर फेज के लिए ये सीथ है। इसी प्रकार वाई फेज के लिए ये सीथ है, वाई फेज के लिए इसका ये सीथ है, ठीक है। ये आपका एसी वोल्टेज है, ये आपका पावर इज ट्रांसफर थ्रू द एसी करंट, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे इस आर फेज की वजह से यहाँ दूसरे वाले सीट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। और इस वाई फेज की वजह से इस फेज के यानी आर फेज के सीट में एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा सीट में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, जो कि इसके डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। सीथ आपका डैमेज हो सकता है, इस ईएमएफ इंड्यूस की होने की वजह से आपका सीथ डैमेज होगा। तो इस सीथ को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सीथ हम मेटल लिंक एट स्टार्टिंग और लास्ट एंड पे हम मेटल लिंक यूज करते हैं। दैट मीन्स ये आपका मेटल है, यहाँ भी मेटल है, तो दोनों आर फेज और वाई फेज के आपस में सीथ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आपस में कनेक्ट कर देने से क्या होगा, ये आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेटल आप नहीं यूज करते हैं तो अलग अलग फेज के करंट होने की वजह से इसमें अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होते थे, अलग अलग वोल्टेज होते थे, जिसके कारण सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती थी, जिसकी वजह से सीथ डैमेज हो सकता था और केबल भी हीट होती थी। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मेटल लिंक यूज कर दिया एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द एंडिंग पॉइंट। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों सीथ आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे, देयर विल बी नो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस बॉन्डिंग, ठीक है, या बॉन्डिंग या क्रॉस बॉन्डिंग। तो वो क्रॉस बॉन्डिंग यूज करने से क्या होता है, सीथ लॉसेस आर मिनिमाइज, ठीक है, और ओवरऑल इंडक्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बॉन्डिंग या क्रॉस बॉन्डिंग नहीं यूज करते थे तो आपका इंडक्टेंस बढ़ जाता था, लेकिन आपने बॉन्डिंग यूज किया यानी मेटल लिंक यूज किया, इसकी वजह से क्या आपका इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ 3 फेज केबल along with bonding, transpositions are also used for both balancing of the potential and reducing the sheath loss, okay। that means यहाँ पे हमारा अभी मैंने ये कहा एक पॉइंट कि इन केस ऑफ 3 फेज केबल along with bonding, यानी अगर आपका 3 कोर केबल है, ठीक है, पावर केबल अभी हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया कि आपका 3 केबल आपके 2 टाइप का हो सकता है, 3 कोर केबल या 3 फेज केबल। यानी अगर एक केबल में 3 कंडक्टर रख दें दैट इज कॉल्ड 3 कोर केबल। अगर अलग अलग फेज हम यूज करें तो दैट मीन्स ये आपका 3 फेज केबल होगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग ऑफ केबल्स को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते थे, आपस में इन सीथ को आपस में विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस बॉन्डिंग आपस में कनेक्ट करते थे। इस 3 कोर केबल में भी आपस में सीथ को आपस में कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, बॉन्डिंग ऑफ केबल्स यानी लॉसेस आपके कम हो जाते थे। यहाँ पे एक पॉइंट है कि 3 फेज केबल है, यानी अगर ये इंडिविजुअल केबल है यानी इंडिविजुअल पावर केबल है, अलग अलग सेपरेट हैं, यहाँ पे एक ही केबल में 3 कोर केबल है, यानी एक ही केबल में आपके 3 कंडक्टर रख दिए हैं, दैट इज विच इज नॉट सेपरेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके एक ही केबल में आपके 3 केबल रखे गए हैं और यहाँ पे ये अलग है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेपरेट, दिस इज नॉट सेपरेट, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया था 3 फेज केबल है तो मोर कैपेसिटी और 3 कोर केबल है तो आपका लेस कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। तो इस वाले केस में अगर बॉन्डिंग को क्या कम करने के लिए क्या करते हैं, लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसपोजिशन भी आल्सो यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ठीक है, ये जो अभी आपने इसके पहले हमने देखा कि ड्यू टू अल्टरनेटिव करंट ईएमएफ इंड्यूस इन
अदर फेज, ठीक है। तो सपोज दैट अगर आर वाई बी फेज है, आपके 3 फेज हैं, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इसका पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आर फेज हैं, ठीक है, तो आर अब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में था, तो अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, आर फेज यहाँ से इसका डायरेक्शन डाइवर्जन करके आर फेज यहाँ पे होगा, वाई फेज डाइवर्जन करके यहाँ पे होगा, अब बी फेज आपका डाइवर्जन करके ऊपर होगा, फिर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फिर इसको डाइवर्जन कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ड्यू टू ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपके लॉसेस आपके कम होंगे और हीटिंग ऑफ द लॉस कम होगा। ओके, तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केबल्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस अलग अलग रहते थे, यानी एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आपके ई मैक्स ज़्यादा रहता था, एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस मिनिमम होता था, जिसकी वजह से देयर विल बी ए पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप एंड ए लार्ज लीकेज करंट इन फ्लो। दैट्स वाई डाइलेक्ट्रिक लॉस occurs more and hence heating problem occurs and damage the coil। फिर हमने देखा कि मेथड्स ऑफ सेफ ऑपरेशन ऑफ द केबल, मतलब किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस को कम कर सकते हैं जिससे कि आपका केबल सेफ ऑपरेशन में ऑपरेट करे। तो इसके लिए पहले हमने देखा था मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ द केबल, उसके लिए हम आउटर रेडियस और कंडक्टर के रेडियस में एक रेशियो जो कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू के बराबर होता है, तो अगर उन दोनों में रेशियो में इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाए तो इसकी वजह से थिकनेस कम हो जाता था, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन थिकनेस कम हो जाती थी, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन कम हो जाता था, हीटिंग प्रॉब्लम कम हो जाती थी। नेक्स्ट हमने देखा ग्रेडिंग ऑफ द केबल। तो ग्रेडिंग ऑफ द केबल में हमने 2 टाइप के देखा है, फर्स्ट वन इज कैपेसिटर ग्रेडिंग, इंटरसेज ग्रेडिंग। इन कैपेसिटर ग्रेडिंग में हमने उस एक इंसुलेशन लेयर में हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया, बट उनका रेडियस और डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो प्रोडक्ट है वो हमने कांस्टेंट रखा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस आपका कांस्टेंट रहता था थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द थ्रू आउट द इंसुलेशन ऑफ द केबल। दैट्स वाई आपका केबल आपका सेफ जोन में ऑपरेट कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंटरसेज ग्रेडिंग में देखा, हमने सेम टाइप का मटेरियल यूज़ किया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बस उसको विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर एट ए पर्टिकुलर लेवल पे हमने उसको बूस्ट ऑफ वोल्टेज किया, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका थ्रू आउट द इंसुलेशन आपका इंसुलेटर आपका फिक्स रहा, कांस्टेंट वैल्यू रहा, ठीक है। लास्ट में हमने देखा बॉन्डिंग ऑफ द केबल, ठीक है। तो फैराडे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन हर एक फेज में दूसरे फेज की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था जो कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता था, जिसकी वजह से हीट और लॉसेस होते थे, ठीक है। तो उस लॉस को कम करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, बॉन्डिंग ऑफ द केबल। ओके, थैंक यू क्लास।